कैसे हो आप सब लोग। आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जेईई 2023 में मेरी 8वीं रैंक आई थी और जो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं कैसे पढ़ता था, मैंने पेपर को कैसे सोल्व किया, प्री का पेपर भी मेंस का पेपर भी, जो टेक्निकल वाला सेक्शन था वो मैंने अपने पेपर के अटैम्प्ट के थ्रू आप सबको अच्छे से समझा दिया था। ये आप देख सकते हो जो एसएससी जेईई मेंस मैंने कैसे अटैम्प्ट किया, ये मैंने 5 पार्ट में ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है। और एसएससी जेईई प्री को मैंने कैसे किया उसकी भी 6 पार्ट में वीडियो हैं, ये मैंने आपको करवा दिया था। और बाकी जो टेक्निकल के मेरे सोर्स थे, रीजनिंग कहाँ से पढ़ी, जीके जीएस कहाँ से पढ़ी, उसकी भी ऑलरेडी मैंने वीडियो के थ्रू बता दिया था। तो आप सबके काफ़ी इस बारे में मतलब आप कह रहे थे कि जो दूसरी शिफ्ट बच गई, क्योंकि 4 शिफ्ट में प्री का एग्ज़ाम हुआ था, कि बची हुई जो 3 शिफ्ट और हैं उनका और एनालिसिस करवाने के लिए आप कह रहे थे। तो अब हम इस वीडियो में एसएससी जेईई प्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे और कौन से क्वेश्चन छोड़ने थे। तो इसमें तो ऐसे था, हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर, मैंने यानी AIR रेट ने कैसे सोल्व किया, जो मेरा खुद का पेपर था। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, अगर मेरे पास ये वाला सेट आ जाता प्री के अंदर तो मैं उसको कैसे सोल्व करता, कौन सा क्वेश्चन मैं कर पाता, कौन सा क्वेश्चन मैं आज के दिन भी मेरे से नहीं हो पाता। तो दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैंने ओपन कर लिया है, जो 2023 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसका ये सभी पेपर का सेट है। तो आज हम जो 10 तारीख को प्री का एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग के सेट 9 AM to 11 AM 10 तारीख वाला सेट, उसका टेक्निकल सेक्शन से शुरुआत करते हैं। अगर 10 तारीख वाली शिफ्ट आप जो वीडियो देख रहे हो, आप में से किसी की ये वाली शिफ्ट थी, तो आप अपना स्कोर बता सकते हो कि टेक्निकल में आपका कितना स्कोर बना था। और इस वीडियो के थ्रू आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि ऐसी आपने क्या गलतियाँ की जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या 1-2 नंबर से फाइनल लिस्ट में नाम आने से रह गया। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको पेपर का पैटर्न पता चलेगा, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो पता चलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अंडर प्रॉपरली कंट्रोल कंबसन एंड टेम्परेचर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलिका कंटेंट दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम राइस हस्क एश। राइस हस्क हो गई जो पराली होती है, जैसे राइस यानी चावल, चावल की जो फसल के बाद जो राख वगैरह होती है उसके अंदर सिलिका का कंटेंट कितना होता है। तो राइस हस्क हम नॉर्मली बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं पढ़ते, प्रीवियस ईयर के अंदर भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमने नहीं देखा, और बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस टाइप का क्वेश्चन है जो हम नॉर्मली नहीं करते। इसका करेक्ट आंसर वैसे होगा 85 to 95%। चावल की जो पराली होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर 85 to 95% सिलिका कंटेंट होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको पेपर में अटैम्प्ट नहीं करना था, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्चुअल बेस और इस टाइप का क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में भी हमने कभी नहीं देखा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ए सेमी सर्कुलर लैमिना हैज ए रेडियस r एंड डायमीटर d, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिकल एक्सिस एज शोन बिलो। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला चैप्टर है उसमें आपको ध्यान होगा, तो जो एक सर्कल होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कितना लेते हैं, ये लेते हैं हम πd⁴ डिवाइड बाई 64 इस एक्स एक्सिस के अबाउट। लेकिन अब इस सर्कल का ये हाफ पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πd⁴ डिवाइड बाई 128, यानी इसको हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया, तब हमारे पास ये आया है। लेकिन जब हमने ऑप्शन देखे तो πd⁴ डिवाइड बाई 128 ऐसा कहीं पर भी नहीं था। तो डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 टाइम रेडियस के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, πr⁴ डिवाइड बाई 128 इंटू 2⁴। 2⁴ कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 1 जा और 16 8 जा 128। तो इसका ऑप्शन हो गया आंसर नंबर 3, πr⁴ डिवाइड बाई 8। ये वाला क्वेश्चन होने वाला था। ये हम जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम वो पढ़ते हैं ना, m/i σ/e/r, उस वाला चैप्टर हो गया, टॉर्जन वाला चैप्टर हो गया, उसके अंदर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं शाफ्ट वगैरह का। तो ये होने वाला क्वेश्चन था, इसको हम
ये वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए था पेपर में। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। रूफ ऑफ ए रूम वाज कंसिडर्ड एज द बेंचमार्क। इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग ऑन दिस बेंचमार्क वाज 3.5. The staff reading of the point P on the ground was 1.2. Find the RL of the point P if the RL of benchmark is 100 मीटर। तो ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ते ही हमको समझ में आ रहा है कि इजीली होने वाला क्वेश्चन, जिसने सर्वे पढ़ा वो कर देगा। जिसने इन्वर्टेड स्टाफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं उससे ये वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो जैसे बेंचमार्क दिया भाई, मान लो यहाँ कोई बेंचमार्क है और ये हमारा कोई रूम है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार हम दोबारा पढ़ना पड़ेगा। रूफ ऑफ द रूम वाज कंसिडर्ड एज द बेंचमार्क। जो इस कमरे की छत है उसको ही हमने बेंचमार्क कंसिडर किया, तो अलग से बेंचमार्क नहीं लेना। इस कमरे की जो छत है वो बेंचमार्क है और उसका लेवल कितना है 100। ठीक है, जो इस रूम की दीवार हमने 100 पे मार्क कर ली। इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग ऑन दिस बेंचमार्क वाज 3.5। यहाँ पे हमने कोई इन्वर्टेड स्टाफ लगाया तो जो रीडिंग आई वो कितनी आई, जैसे ये हमारा कोई स्टाफ है, यहाँ हमारी रीडिंग आई 3.5। तो 3.5 क्या हो गया, इस दीवार से लेके इस इंस्ट्रूमेंट तक की जो हाइट है वो 3.5 हो गई। और ज़मीन पे कोई पॉइंट है, ज़मीन पे इस रूम के यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। तो ज़मीन पे जो ये पॉइंट है हमें इसका लेवल बताना है। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप बता सकते हो। 100 में से 3.5 को माइनस करोगे सबसे पहले। 100 में से 3 गया 97, में से 0.5 गया 96.5, उसमें से 1.2 कर दो तो 96.5 में से पहले 0.2 को कर दो तो 96.3, फिर 1 गया तो 95.3। तो 95.3 ऑप्शन में दे रखा आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो ये वाला क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को समझ के, ये वाला क्वेश्चन हो सकता था जिसने इन्वर्टेड स्टाफ पढ़ा, तो ये हम प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन कहेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश द सीमेंट ड्राइव द कैरेक्टरिस्टिक ग्रे कलर। तो सीमेंट के अंदर ग्रे कलर किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से सीमेंट में ग्रे कलर होता है। आसान क्वेश्चन ही है वो भी, प्रीवियस ईयर का या फिर जो बेसिक क्वेश्चन है वही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट रिकमेंडेड एज ए डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग ट्रक यूज फॉर कलेक्टिंग ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बस आपको सिंपल पढ़ना था और समझना था, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इसने नोट को हाईलाइट करके भी दे दिया आपकी हेल्प के लिए। डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग ट्रक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आती है शहरों के अंदर या आपने देखी होगी, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़िया होनी चाहिए भाई। उसमें ढेर सारा कूड़ा डलेगा और चढ़ाई वगैरह करनी पड़ेगी, कूड़े को उठाना है, डंप करना है, तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बढ़िया चीज़ है। स्टेनलेस स्टील की बनी होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। जो गाड़ी है स्टेनलेस स्टील की बनी होगी तो बढ़िया बात है। वाटर टाइट होगी तो ये भी अच्छी बात है, जो कूड़े के अंदर पानी वगैरह होगा वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा। शार्प कॉर्नर एंड एज, तो जो आपके घर से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आती है उसके शार्प कोने होने चाहिए। अगर गाड़ी के अंदर नुकीले कोने होंगे तो किसी इंसान को चोट लग सकती है जो उस गाड़ी के अंदर कूड़ा डालने आएगा, या फिर इंसानों के लिए खतरनाक चीज़ है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो गया, हमने बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। ये प्रीवियस ईयर का नहीं था लेकिन हल्का सा दिमाग लगाते ही होने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द पोरिंग ऑफ द फ्रेश प्रीपेयर कंक्रीट इन दी हॉट वेदर। हॉट वेदर यानी गर्मी का मौसम, बहुत ज़्यादा गर्म तापमान है, 40-50 डिग्री का तापमान है, तो कंक्रीट को जब हम पोरिंग करेंगे उसकी, तो कौन कौन सी हमें समस्याएं आएंगी। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, सीमेंट के अंदर हाइड्रेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा। क्विक सेटिंग एंड अर्ली स्टिफनिंग, सीमेंट जल्दी जल्दी सेट हो जाएगी और स्टिफ यानी कि टाइट हो जाएगी सीमेंट, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात अगर गर्मी का मौसम होगा तो। थर्ड पॉइंट, ग्रेट प्लास्टिक श्रिंकेज, उसके अंदर श्रिंकेज ज़्यादा आएगी, जो प्लास्टिक श्रिंकेज होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है। प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होती है,
प्लास्टिक श्रिंकेज होती है जब सीमेंट प्लास्टिक स्टेज में, यानी अभी अभी सीमेंट के अंदर हमने पानी डाला है, तो सीमेंट को हम जिस शेप में चाहें उस शेप में हम डाल सकते हैं, तो वो होती है प्लास्टिक स्टेज। तो ग्रेट प्लास्टिक श्रिंकेज, गर्मी का मौसम होगा तो पानी जल्दी वो एवोपरेट हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा पानी, तो ज़्यादा श्रिंकेज आएगी। तो ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है। मोर फिनिशिंग टाइम, ये गलत पॉइंट हो गया, क्योंकि आप स्टार्टिंग का पॉइंट पढ़ेंगे पहला नंबर पॉइंट, तो उससे भी बात क्लियर हो जाती है। वो सेकंड नंबर पॉइंट रैपिड स्टिफनिंग, वो सेट जल्दी हो रही है, स्टिफ जल्दी हो रही है, यानी कि टाइट ज़्यादा हो रही है, तो फिनिशिंग के लिए तो हमें बहुत कम टाइम मिलेगा। तो 4 नंबर पॉइंट हमारा गलत हो गया, पहला दूसरा और तीसरा सही था। तो ये वाला भी हम कर सकते थे, होने वाला क्वेश्चन कहेंगे इसको भी। 7 नंबर क्वेश्चन, इन दिस सोयल मैकेनिक्स द नंबर एंड डिपोजिशन ऑफ बोरोल आर वेरी डिपेंडिंग अपॉन दी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको बस समझना था, ये कहना क्या चाह रहा है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है या हिंदी स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो आप बिल्कुल इजीली पेपर को टॉप करोगे, भले ही आपकी बेसिक नॉलेज हो। अब इसमें पढ़िए सोयल मैकेनिक्स के अंदर नंबर एंड डिपोजिशन ऑफ बोरोल, जो बोरोल बनाते हैं ना मिट्टी के अंदर, बोरोल हम किस लिए अब करते हैं सोयल के अंदर, ताकि सोयल का कंपोजिशन पता चल सके कि भाई 5 मीटर की गहराई पे सोयल है, 7 मीटर की गहराई पे क्ले है, 10 मीटर की गहराई पे वाटर टेबल आ गई, 15 मीटर पे ग्रेवल है। तो सोयल का जो कंपोजिशन है, जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाएंगे किस टाइप की सोयल आ रही है, उसके लिए हम बोरोल करते हैं मिट्टी के अंदर, टेस्टिंग होती है ये। तो कितने नंबर ऑफ बोरोल हमें करने पड़ेंगे, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, इस स्टेटमेंट को पढ़ने से लग रहा है कि भाई मुश्किल क्वेश्चन होगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन आंसर ऑप्शन पढ़ेंगे क्या है। अर्थ का सरफेस, मिट्टी के ऊपर भाई अर्थ का सरफेस हो गया, यानी कि भाई मिट्टी जो ऊपर ऊपर की मिट्टी है वो कैसी है, सोयल कैसी है, उस चीज़ से हमें अंदर का थोड़ी ना डिपेंड करेगा। अगर ज़मीन के ऊपर सोयल के ऊपर पत्ते वगैरह पड़े हैं या कागज़ के टुकड़े पड़े हैं या ऊपर की मिट्टी गीली है या सूखी है, तो 10 मीटर गहराई पे सोयल कैसी होगी उस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। एटमॉस्फेयर पे तो बिल्कुल नहीं करेगा। एटमॉस्फेयर यानी ऊपर बादल है, तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, उस चीज़ से ज़मीन के अंदर कितनी गहराई पे क्ले है, कितनी गहराई पे ग्रेवल है, वो डिपेंड नहीं करेगा। अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर कितना है उस चीज़ के ऊपर भी इतना डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है थर्ड और फोर्थ नंबर ऑप्शन, लेकिन फोर्थ ऑप्शन को पढ़ते ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब हमने पढ़ा सब सोयल कंडीशन, सब सोयल कंडीशंस मतलब जैसे कि ये हमारी ग्राउंड है, इस ग्राउंड के नीचे क्ले है या ग्रेवल है या कुछ और चीज़ है, तो कितने कितने मीटर पे, यानी 5 मीटर पे ये है, 3 मीटर पे ग्रेवल है, तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कितने बोरहोल बनाने पड़ेंगे, उसकी स्पेसिंग कितनी रखें और कितनी गहराई तक हमें बोरहोल करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा सब सोयल कंडीशंस, यानी कि ज़मीन के नीचे जो मिट्टी है उसकी कंडीशंस के ऊपर नंबर एंड डिपोजिशन ऑफ बोरहोल डिपेंड करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, लेकिन लैंग्वेज अगर कोई पढ़ लेता है तो ये आसानी से कर देगा इस क्वेश्चन को वो। 8th नंबर क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है ये। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ए सेमी सर्कुलर लैमिना विद रेडियस आर इज गिवन बाय। तो फिर इसने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन पूछ दिया। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर टॉर्जन वाला चैप्टर होता है ना, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एक सर्कुलर शाफ्ट ले लेते हैं सबसे पहले, इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये होता है पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाय 32। ये हम क्या ले रहे हैं, आई पोलर, या फिर आई जेड से भी डेनोट करते हैं इसको हम। जो टॉर्जन वाला चैप्टर है, शाफ्ट वाला चैप्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ होगा बिल्कुल। तो आसान चीज़ है ये, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछता है अबाउट द सेमी सर्कुलर लैमिना, जो हमें तो सेमी सर्कुलर लैमिना का बताना, ये वाला पार्ट नहीं है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सिमेट्री है इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, सिमेट्री की वजह से जो आधा बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाय 64। लेकिन सभी ऑप्शन रेडियस में है, तो
एक डायमीटर में कितना होता है 2 टाइम रेडियस, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 तो 4 4 16, 16 4 जा 64, ये हो जाएगा पाई r की पावर 4 डिवाइड बाय 4। तो होने वाला इजीली क्वेश्चन था। तो इस टाइप के जो थोड़ा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था, इसको आप मार्क फॉर रिव्यू में आखिरी में भी कर सकते हैं। अगर आपका दिमाग में तुरंत ये चीज़ें आ रही हैं, ये सारी कैलकुलेशन माइंड में होंगी। वैसे तो सच बताऊं आपको, जैसे अब तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन, एक्चुअल पेपर में आप बस इस वाली एक लाइन को लिखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन 30-40 सेकंड में आपको पूरा पढ़ के सोल्व करना पड़ेगा पेपर में, और ये होने वाला क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। 9th नंबर क्वेश्चन, द वंचुरीमीटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, इट्स बेसिक प्रिंसिपल ऑल्सो डिपेंड ऑन द बर्नौली इक्वेशन विच इज। तो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, जो वंचुरीमीटर होता है, वंचुरीमीटर कैसे होता है, इस टाइप से कुछ हमारा वंचुरीमीटर होता है, जो पाइप के अंदर डिस्चार्ज होता है वो निकालने के लिए हम वंचुरीमीटर का यूज करते हैं। और इसने क्वेश्चन में ये बता दिया कि ये बर्नौली की जो इक्वेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जो बर्नौली की इक्वेशन है वो आप सबको पता होगी। बर्नौली की इक्वेशन होती है P बाई रो जी प्लस जेड प्लस पी स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस वाले इक्वेशन में तो किसी को कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, ये प्रेशर हेड है, ये डेटम हेड है, ये वेलोसिटी हेड है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। प्रेशर विद इन द फ्लूइड इंक्रीज एंड वेलोसिटी इंक्रीज। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन ये क्या कह रहा है, इंक्रीज, तो ये हो गया गलत। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड एंड प्रेशर इंक्रीजेज, तो ये चीज़ भी गलत हो गई। ये तो फर्स्ट ऑप्शन में जो इसने बात कही है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वही बात इसके अंदर कह रहा है सेकंड नंबर ऑप्शन के अंदर कि प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये चीज़ भी गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर को घटना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है, तभी तो ये चीज़ कांस्टेंट रह पाएगी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इसी टाइप का ये चीज़ क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बस आपको इक्वेशन लिखनी है और क्वेश्चन को समझना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS 800 इन द रीजन ऑफ द स्टील बीम द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन शुड नॉट एक्सीड द 0.66 टाइम of the yield stress of the steel in plastic and compact section while the beam is laterally supported। तो जो स्टील का चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम पढ़ते हैं कि जो बेंडिंग के अंदर स्ट्रेस होती है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेशन में, टेंशन में, किसके अंदर, बेंडिंग के अंदर, बेंडिंग कह लो या फ्लेक्सरल कह लो, ये होती है 0.66 FY। और जो एक्सीएल होती है, एक्सीएल के अंदर कितनी होती है परमिसिबल, ये होती है 0.60 FY। तो ये भी बिल्कुल जो स्टार्टिंग का चैप्टर होता है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, उसी से क्वेश्चन उठा के इसने दिया हुआ था। तो दोस्तों आज तो वैसे सॉल्यूशन की पहली क्लास थी, तो हम 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अगली क्लास से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैं आप खुद बता दो, हमने 10 क्वेश्चन करे, तो इसमें से जो कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के 9 क्वेश्चन होने वाले थे। इसमें से 9 आउट ऑफ 10 आपका स्कोर होना चाहिए था। अगर आपको पेपर में आप अच्छे नंबर लाने की सोच रहे हो, 8 भी कह सकते हो, 8 भी एक बढ़िया स्कोर है। लेकिन अगर आपका स्कोर इसमें 7 या 7 से कम है तो मैं कहूँगा आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये 2023 का 10 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पेपर था उसका हमने एनालिसिस किया। अगर आपका 8 या 8, 9, 10 स्कोर है तो आपका बढ़िया स्कोर था, अगर उससे कम है तो ख़राब स्कोर है। और आप इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पाते वो आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके और फ्रेंड हैं उनके साथ भी आप चैनल को शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही और वीडियो इस चैनल पर आती है।